बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बखैर आफ़ियत हो। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ क्लस्टर पॉइंट जो है उसको हमने सीखा था और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी की थी। नेक्स्ट हम जो है बाउंडेडनेस जो है किसी फंक्शन की, कि फंक्शन बाउंडेड कब होता है, उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। और इसके अलावा थ्योरम रिलेटेड जो है वो प्रूव करेंगे। लिमिट के कुछ थ्योरम्स हैं, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ क्लस्टर पॉइंट, उनको देखते हैं। तो आइए जी बिस्मिल्लाह करते हैं। जी, लिमिट के थ्योरम्स हैं, इसमें सबसे पहले जो है डेफिनेशन है कि किसी नेबरहुड के ऊपर फंक्शन के बाउंडेड होने से क्या मुराद है। ठीक है, तो नेबरहुड जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट का आर के ऊपर, उससे मुराद क्या होती है। जैसे आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट सी का डेल्टा नेबरहुड जब आप कहते हैं तो इससे मुराद क्या है। वी डेल्टा सी मीन्स डेल्टा नेबरहुड ऑफ अ पॉइंट सी। ठीक है जी, वी जो है नेबरहुड के लिए यूज़ किया जाता है, डेल्टा उस नेबरहुड का साइज़ है, और किस पॉइंट का नेबरहुड है ये ब्रैकेट में आपके पास पॉइंट लिखा जाता है। तो याद रखिएगा कि रियल एनालिसिस में जब हम आर के ऊपर बात कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट जैसे यहाँ पे सी है, उसके डेल्टा नेबरहुड से मुराद एक ओपन इंटरवल होता है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम सी माइनस डेल्टा एंड एंडिंग एट सी प्लस डेल्टा। ठीक है, सी माइनस डेल्टा से लेके सी प्लस डेल्टा वाला जो ओपन इंटरवल है, ठीक है जी, उसको कहा जाता है डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी। ठीक है जी, और कोई इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं आपने जहन में डालनी, सिंपली एक ओपन इंटरवल है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि बाउंडेडनेस ऑफ फंक्शन ऑन अ नेबरहुड ऑफ अ क्लस्टर पॉइंट सी। तो आपके पास ए जो है बी डोमेन, ठीक है, ए डोमेन है, एफ एक रियल वैलिड फंक्शन है इस डोमेन के ऊपर, और सी जो है वो कोई क्लस्टर पॉइंट है, एनी रियल नंबर। ठीक है, अब इसमें साथ में दोबारा से आपको रिमाइंड करवा दूं कि किसी सेट, जैसे यहाँ पे ए का क्लस्टर पॉइंट है सी, तो क्लस्टर पॉइंट जो है उसका कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वह सेट को बिलोंग करे, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि सेट को बिलोंग ना करे। ठीक है, वो सेट में से भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि सेट में ना हो। इसलिए क्योंकि ए जो है वो सबसेट ऑफ आर है, तो जब हम कहते हैं सी बिलोंग्स टू आर, तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, कि सी हो सकता है ए में हो या हो सकता है उससे बाहर हो। तो सी इज़ अ क्लस्टर पॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, सी इज़ एनी रियल नंबर। ठीक है, इट कैन बी इनसाइड ए, इट कैन बी आउटसाइड ऑफ ए, तो कहीं भी हो सकता है। वी से दैट एफ इज़ बाउंडेड ऑन अ नेबरहुड ऑफ सी। सी के किसी नेबरहुड के ऊपर हम कहेंगे जी एफ बाउंडेड है इफ़ देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी, अगर सी का कोई डेल्टा नेबरहुड वी डेल्टा सी एग्जिस्ट करे, एंड अ पॉजिटिव रियल नंबर एम, और एक पॉजिटिव रियल नंबर एम हो। ठीक है जी, कांस्टेंट जिसको उसने लिखा हुआ है, such that for all points of domain which are inside this neighborhood, ये जो इंटरसेक्शन लिखा हुआ है, अगर इसको आप अपने अल्फाज में पढ़ें तो इसका मतलब ये है कि डोमेन के वो सारे पॉइंट, फॉर ऑल दोज एक्स, ठीक है, जो कि डोमेन में है और सी का जो डेल्टा नेबरहुड है उसमें से है। ठीक है जी, बेसिकली आपका फंक्शन डिफाइंड है ना इस डोमेन के ऊपर, तो इसलिए सिर्फ उन पॉइंट्स की बात की गई है जिनके ऊपर फंक्शन डिफाइंड है, तो इसलिए यहाँ इंटरसेक्शन में डाला हुआ है। तो फॉर ऑल दोज एक्स विच आर इनसाइड दिस नेबरहुड एंड दे बिलोंग टू द डोमेन, तो इसलिए यहाँ इंटरसेक्शन डाला जाता है। अगर एफ ऑफ एक्स मॉड इज लेस देन इक्वल टू एम हो, ये जो यहाँ पे आपने एक कांस्टेंट कहा है कि ये एग्जिस्ट करता है, अगर आपके फंक्शन की वैल्यूज़ जो हैं इससे ना बढ़ें उन सारे पॉइंट्स के लिए जो डोमेन के हैं और इस सी के डेल्टा नेबरहुड के अंदर हैं, उन सारे पॉइंट्स के ऊपर फॉर ऑल का वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है। ठीक है जी, अगर फंक्शन की वैल्यूज़ को बाउंड किया जा सके जी कि इनका साइज इससे नहीं बढ़ेगा, एफ ऑफ एक्स मॉड्स आर लेस देन इक्वल टू एम, दे आर नेवर ग्रेटर देन एम, एक ऐसा एम मिल जाता है जो उसको बाउंड कर दे, तो फिर हम कहते हैं जी कि एफ इज़ बाउंडेड इन अ नेबरहुड ऑफ सी, कि सी का एक ऐसा अब हमें नेबरहुड मिल गया वी डेल्टा सी, जिसके अंदर डोमेन के जितने भी पॉइंट्स थे उनके ऊपर वैल्यूज़ जो थी उनकी बाउंड है एम। ठीक है जी, तो ये आपके पास सेंस है किसी फंक्शन की जो है किसी नेबरहुड ऑफ अ क्लस्टर पॉइंट के ऊपर बाउंडेड होने की। अच्छा, नेक्स्ट जो है आपके पास थ्योरम है कि अगर आपके पास आपके फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी क्लस्टर पॉइंट के ऊपर, तो लाजमी है कि उस क्लस्टर पॉइंट का एक ऐसा नेबरहुड आपको मिलेगा जिसके ऊपर, उस नेबरहुड के ऊपर आपका नेबरहुड में यानी कि आपका फंक्शन जो है वो बाउंडेड होगा। ठीक है जी, तो ये नेक्स्ट थ्योरम है कि ए a subset of which is going to be domain of your function and f is defined from a
रियल वैलिड फंक्शन, ठीक है जी। यहाँ पे उसकी रेंज है आर के अंदर, और हैज़ अ लिमिट एट सी बिलोंगिंग टू आर। किसी पॉइंट सी के ऊपर उसकी कोई लिमिट है, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, लिमिट क्या है, एल है या वाट एवर, कुछ नाम देने की ज़रूरत जो है यहाँ पे फ़िलहाल नहीं है। अगर उसकी लिमिट किसी पॉइंट सी के ऊपर एग्जिस्ट करती है तो देन एफ इज़ बाउंडेड ऑन सब नेबरहुड ऑफ सी। तो इस सी का जिसके ऊपर उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है आपके फंक्शन की, उसका कोई नेबरहुड लाजमी मौजूद होगा, यानी कि देयर विल बी सम डेल्टा, ठीक है जी। कि आप जब एक ओपन इंटरवल बनाएंगे जैसे वी डेल्टा सी है, उसके अंदर जब डोमेन के पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन को की वैल्यूज चेक की जाएंगी, तो फॉर ऑल दोज पॉइंट्स विच आर फ्रॉम डोमेन एंड इनसाइड द दैट इंटरवल डेल्टा सी माइनस डेल्टा टू सी प्लस डेल्टा, आपके फंक्शन की वैल्यूज़ के ऊपर कोई बाउंड फिक्स की जा सकेगी, ठीक है जी। तो देन एफ इज़ बाउंडेड ऑन सम नेबरहुड ऑफ सी। तो आपने अब एक ऐसा नेबरहुड बना के दिखाना है कि सी का कोई, जो आपने प्रूव करना है वो ये चीज़ है कि सी का कोई ऐसा नेबरहुड मौजूद है जिसके ऊपर फंक्शंस की वैल्यूज़ जो हैं उनके मॉड्स किसी एक ऐसा कोई पॉजिटिव रियल नंबर, जैसे वहाँ पे ऊपर डेफिनेशन में एम है, ऐसा मौजूद है कि उससे बढ़ेंगी नहीं। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम ले लेते हैं जी कि लिमिट को आपने कोई नाम दे दिया जी, चलो ठीक है जी, एल जो है वो लिमिट है, एग्जिस्ट करती है तो लाजमी उसका कोई ना कोई नाम होगा, उसको आपने एल का नाम दे दिया, विच इज़ द लिमिट ऑफ फंक्शन एट सी। अच्छा, लिमिट की डेफिनेशन क्या थी, लिमिट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट सी, वो आपने क्या पढ़ा था जी कि आप जब भी कोई एप्सिलॉन चूज़ करेंगे हमेशा एक डेल्टा अवेलेबल होगा, ठीक है जी। सच दैट कि जब आपके पास ये x माइनस सी मॉड लेस दैन डेल्टा होगा तो जो आउटपुट्स हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एल, इनका डिफरेंस जो है इट विल बी लेस दैन एप्सिलॉन, ठीक है जी। तो फॉर एवरी चॉइस ऑफ एप्सिलॉन देयर विल बी अ डेल्टा डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन। कोई एप्सिलॉन ऐसा नहीं होगा, आप कोई ऐसा एप्सिलॉन चूज़ नहीं कर सकेंगे जिसके अगेंस्ट डेल्टा मौजूद ना हो। आपने एग्जांपल्स भी की थी कि आपके पास डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन एक डेल्टा आ जाता है, उसमें आप एप्सिलॉन लगाते जाते हैं, डेल्टा आते जाएंगे, और कभी भी वो ऐसा नहीं होगा कि कोई ऐसा एप्सिलॉन आ जाए जिसके अगेंस्ट कोई डेल्टा ना मिले। तो क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है सी के ऊपर, तो हर एप्सिलॉन के अगेंस्ट डेल्टा मौजूद होगा। तो उसने क्या किया जी, उसने एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 ले लिए इन पर्टिकुलर, ठीक है जी। इसको इसलिए रखा है ताकि आगे जो है चीज़ें जो हैं वो, जैसे यहाँ पे उसने 1 लगाया हुआ है तो किसी फिक्स नंबर की शक्ल में आपके पास लिखी जा सके, ठीक है। तो ऐसा फ़र्ज नहीं है कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 ही यहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है। अब आपने ये भी अपने जहन में कन्फ्यूजन निकाल देनी है। आप यहाँ पे 2 3 4 कर लें, 1/2 कर लें, कुछ कर लें, कुछ भी एप्सिलॉन, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है, समथिंग ग्रेटर देन ज़ीरो जो भी हो, यहाँ पे लगाएंगे अकॉर्डिंगली ये सारी चीज़ें, यहाँ पे भी वही एप्सिलॉन आ जाएगा, यहाँ पे भी वही आ जाएगा, और ये बाउंड भी उसी लिहाज से चेंज हो जाएगी। जहाँ जहाँ आपने 1 लिखा हुआ है वहाँ वो वाला एप्सिलॉन आ जाएगा जो आप चूज़ करेंगे। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन नहीं जहन में लेनी जी कि एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 है और ये हमेशा जो है अब 1 ही रहेगा। नो, ये उसने एक अपनी तरफ से फिक्स कर लिया, आप अपनी तरफ से कोई फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि जो भी एप्सिलॉन फिक्स करेंगे उसके अगेंस्ट एक डेल्टा अवेलेबल होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो उसने क्या किया जी, एप्सिलॉन को उसने दिया 1 का नाम, आप इसको 10 का दे दें, ठीक है जी। आप इसको जो है वो पाई बना दें, पाई इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, कुछ भी हो सकता है एप्सिलॉन, एनी पॉजिटिव रियल नंबर, नो प्रॉब्लम। तो फॉर एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करती है एट पॉइंट सी फंक्शन की जो कि एल है, तो आपके पास लाजमी है कि डेल्टा अवेलेबल होगा। जब आपके पास एक्स माइनस सीज आर लेस देन डेल्टा, ये जो मॉड है, तो आपके पास एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड जो है इट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। जो एप्सिलॉन आपने लिया है जो भी, उसको यहाँ पे लगा दें, ठीक है जी, सही है। अच्छा जी, अब यहाँ से आपके पास एक आपने पुरानी इनक्वालिटी पड़ी हुई है कि अगर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स मॉड माइनस एल मॉड, यानी कि मॉड ऑफ ए मॉड माइनस बी मॉड, अगर आप लेते हैं दिस इज लेस देन इक्वल टू, ठीक है, मॉड ऑफ ए माइनस बी, तो पुरानी इनक्वालिटी उसने लगाई है, इसके ऊपर मॉड होता है, उसको उसने हटा के उसकी राइट हाफ जो है इनक्वालिटी की वो लिख ली है, ठीक है। ये आप ये देख सकते हैं, ये उसने रेफरेंस भी दिया हुआ है, यहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है जी, यकीनन यही होगी, ठीक है जी। ये बेसिकली इसके ऊपर मॉड आता होता है और ये लेस देन इक्वल टू दिस होता है। जब मॉड हटाएंगे तो इस साइड पे भी लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू और एक नेगेटिव आ जाएगा इसी फैक्टर का, जो कि फ़िलहाल हमें नहीं चाहिए था, हमने जो हाफ चाहिए था इनक्वलिटी का वो लिख लिया, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स मॉड माइनस एल मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड। और जब आप ऐसे एक्स लगाते हैं सच दैट एक्स माइनस सी मॉड इज़ लेस देन डेल्टा, तो लिमिट की एग्जिस्टेंस की वजह से बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट
जब x यहाँ से लगेंगे तो एफ ऑफ एक्स माइनस एल मॉड विल बी लेस देन 1, ठीक है जी। तो यही उसने फिर लिखा है कि देयर फॉर इफ एक्स बिलोंग्स टू डोमेन एंड इन द नेबरहुड वी डेल्टा ऑफ सी, ये वाला, ठीक है जी आपके पास। यानी कि इसका मतलब ये है कि x माइनस सी मॉड इज लेस देन डेल्टा। जब आप ये कहते हैं ना कि x बिलोंग्स टू v डेल्टा सी, तो x v डेल्टा सी को कब बिलोंग करता है, व्हेन x माइनस सी मॉड इज लेस देन डेल्टा, ठीक है जी। तो अब डोमेन के वो पॉइंट्स जो इस आप नेबरहुड में से लगा रहे हैं उनके लिए ये चीज़ जो है ये होगी लेस देन 1। इस इनक्वालिटी पूरी में से इसको आप अगर छोड़ दें और एल मॉड इस साइड पे ले जाएं तो आपके पास एफ ऑफ एक्स मॉड विल बी लेस देन 1, ठीक है जी। स्ट्रिक्टली लेस लिख लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। उसने लेस देन इक्वल लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दीज एक्स आर डिफरेंट फ्रॉम सी, ठीक है। डोमेन के वो बेसिकली हम जब लिमिट की डेफिनेशन लिखते हैं तो उसमें होता है कि दीज एक्स आर डिफरेंट फ्रॉम सी, नेबरहुड के वो पॉइंट्स विच आर डिफरेंट फ्रॉम सी। तो एफ ऑफ एक्स मॉड विल बी लेस देन मॉड ऑफ एल प्लस 1। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं। जैसे शुरू में हमने बात की थी कि जो क्लस्टर पॉइंट है वो हो सकता है आपकी डोमेन जो है जिस सेट सेट का आप क्लस्टर पॉइंट बना रहे हैं, सेट ए था, तो क्लस्टर पॉइंट सेट ए में से भी हो सकता है और सेट ए का क्लस्टर पॉइंट हो सकता है कि ए से बाहर हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास ओपन इंटरवल है 0 1, ठीक है। उसके यानी कि सारे अंदर वाले पॉइंट्स जो भी हैं ओपन इंटरवल के, वो सारे उसके क्लस्टर पॉइंट्स हैं, आप उनको आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन इस सेट के दो क्लस्टर पॉइंट्स जो हैं वो ऐसे भी हैं जो इसको बिलोंग नहीं करते। वो कौन सा है जी, 0 भी उसका क्लस्टर पॉइंट है जो कि ओपन इंटरवल 0 1 को बिलोंग नहीं करता, 1 भी उसका क्लस्टर पॉइंट है जो ओपन इंटरवल 0 1 को बिलोंग नहीं करता है। ऐसे ही आप सेट 1 ओवर एन लिखते हैं, 1 1 ओवर 2 1 ओवर 3, ठीक है जी। इसका सिर्फ एक क्लस्टर पॉइंट है, इसके अंदर में से कोई क्लस्टर पॉइंट नहीं है, ठीक है। सारों को आइसोलेट किया जा सकता है। 0 एक ऐसा रियल नंबर है जो इस सेट 1 ओवर एन से आप आइसोलेट नहीं कर सकते, वो इसका क्लस्टर पॉइंट है जो कि इसको बिलोंग नहीं करता। तो इसलिए इसने यहाँ पे दोनों ऑप्शंस को अलग-अलग डिस्कस किया है कि हो सकता है आपका क्लस्टर पॉइंट सेट को बिलोंग ना करे और हो सकता है आपका क्लस्टर पॉइंट सेट को बिलोंग करता हो, ठीक है जी, सही है। अच्छा, अगर आपका क्लस्टर पॉइंट जो है वो सेट को बिलोंग नहीं करता, यानी कि जो आपकी डोमेन है, ठीक है, तो फिर तो आपके पास मसला ही ख़त्म हो गया। फिर आपका एम यही बन गया कि इससे बड़ी वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? सी बिलोंग ही नहीं कर रहा डोमेन को, आपको सी के ऊपर क्या वैल्यू आती है उसमें कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आपको ये पता है कि इस ए इंटरसेक्शन और डेल्टा नेबरहुड ऑफ सी के अंदर से जब भी आप एक्स लगाएंगे आपकी आउटपुट्स जो हैं फंक्शन जो वैल्यूज़ आपको देगा दे विल बी लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एल प्लस 1। तो आपके पास एक ऐसा नेबरहुड आ गया है, ठीक है जी, सी का, सही है, कि उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यूज़ जो है हमेशा फॉर ऑल दोज पॉइंट्स ऑफ डोमेन विच आर इन दिस नेबरहुड दे आर लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ एल, ठीक है जी। इक्वल ना भी हो कोई मसला नहीं, लेस देन यहाँ स्ट्रिक्टली लेस आ रहा है, दे आर स्ट्रिक्टली लेस देन एल मॉड प्लस एम। तो एल मॉड प्लस 1, सॉरी, तो इसको आप एम बना सकते हैं क्योंकि सी का प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, सी डज नॉट बिलोंग टू ए, तो सी की फिगर छोड़ दें। अच्छा, यहाँ पे जो वैल्यूज डोमेन के ऊपर फंक्शन डिफाइंड होता है ना, डोमेन के वो वाले पॉइंट्स इस नेबरहुड में थे उसके ऊपर ये रिलेशनशिप ट्रू है, ये लेस देन एल मॉड प्लस 1 वाला, तो इसी को एम बना दें। इस पूरे नेबरहुड में वैल्यू एम से बड़ी नहीं आएगी, इट विल बी लेस देन। अच्छा, अब अगर सी जो है, सही है जी, सी डोमेन के अंदर है तो सी के ऊपर भी फंक्शन जो है वो डिफाइंड होगा। इफ सी बिलोंग्स टू है तो उसका भी कुछ करना पड़ेगा। फिर आप क्या करें, फिर आप सी के ऊपर भी वैल्यू जो आती है उसको लिख लें और देख लें क्या आता है। अगर तो सी के ऊपर वैल्यू जो है इससे बड़ी आ गई है, ठीक है, तो वो वैल्यू जो है आपका एम बन जाएगी। और अगर सी के ऊपर जो आने वाली वैल्यू है वो इससे छोटी ही रहती है, यानी कि ये बड़ा रहता है, ये इसके बराबर रहती है वैल्यू, तो फिर यही एम रहेगा, ठीक है जी। यानी कि अगर सी भी डोमेन में शामिल हो गया है तो फिर आपने सी वाली वैल्यू भी एवेलुएट कर लेनी है। आपने जो फंक्शन है उसको देख लेना है वो सी पे क्या वैल्यू देता है, एफ ऑफ सी निकाल लेना है और उसका मॉड ले लेना है। और फिर देख लेना है कि अगर वो पुरानी सारी वैल्यूज़ जो कि लेस देन एल मॉड प्लस 1 थी उन वैल्यू से बड़ा आ जाता है, यहाँ पे मैक्सिमम लगाया होगा, ठीक है जी। मैक्सिमम सुप्रीमम दो सेट दो वैल्यूज़ हैं, इनका सुप्रीमम जो होता है उसको हम मैक्सिमम कहेंगे। तो अगर नई वैल्यू जो है जो सी पे फंक्शन की आई है वो बड़ी है तो एम का रोल उसको दे दें। और अगर जो पहले से आपके पास एल मॉड प्लस 1 था
जो सी की वैल्यू, जो नया पॉइंट आया है सी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू उससे लेस है, यानी कि उससे बढ़ती नहीं है, उसके बराबर या उससे लेस है, तो यही एम बन जाएगा जो पहले से था। यानी कि जो नई वैल्यू आई है एफ ऑफ सी, ठीक है, अगर तो वो बड़ी है तो एम की जगह वो ले लेगी, अगर वो छोटी है तो जो पहले एम था वही रहेगा। तो फिर एम क्या हो जाएगा, अगर सी जो है बिलोंग्स टू ए है, कि सी भी जो है डोमेन का हिस्सा है, क्लस्टर पॉइंट जो है वह सेट के अंदर है, तो फिर आपको एम जो है वो इस तरह से चूज़ करना पड़ेगा, मैक्सिमम ऑफ न्यू वैल्यू एफ ऑफ सी मॉड और जो पहले वाला था। और अगर सी डोमेन को बिलोंग नहीं करता तो ये जो आपने पहले एम बना लिया था वही एम रहेगा। ठीक है जी। दोबारा भी चांस है कि वही एम रहे, वो कब, अगर आपकी जो सी के ऊपर वैल्यू है वो छोटी है, इससे बड़ी नहीं आती। ठीक है जी। तो जो भी मैक्सिमम होगा वो एम बन जाएगा। तो इस तरह से दोनों आपने जो सूरतें थी उनको चेक कर लिया कि अगर सी बिलोंग्स टू द डोमेन एंड अदर्स, यानी कि अगर वो सी जो है डोमेन को बिलोंग नहीं करता, दोनों सूरतों में आप एक बाउंड एम जो है वो बना सकते हैं। अगर सी जो है डोमेन में नहीं है तो आपके फंक्शन की ये बाउंड होगी, फंक्शन की कोई वैल्यू जो है इससे बड़ी नहीं आएगी, दे विल बी ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एल मॉड प्लस वन। और अगर सी भी शामिल हो जाता है डोमेन में तो उसकी वैल्यू जो है आती है उसको भी यहाँ पे डाल के मैक्सिमम ले लें। तो फंक्शन की अब कोई भी वैल्यू जो है इनके मैक्सिमम से बड़ी नहीं आने वाली। ठीक हो गया जी। तो इस तरह से आपने बता दिया कि एक ऐसा डेल्टा नेबरहुड आपके पास लिखा हुआ है जैसे यहाँ पे कि मौजूद है कि उसके ऊपर फंक्शन की वैल्यूज जो हैं दे आर लेस देन इक्वल टू एम। तो अब आपने इस चीज़ को प्रूव कर दिया कि अगर फंक्शन जो है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है किसी क्लस्टर पॉइंट सी के ऊपर, तो एक ऐसा नेबरहुड ऑफ सी मौजूद होगा जिसके ऊपर आपका फंक्शन जो है वो बाउंडेड होगा। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो डेफिनेशन ये आपने इसके ऊपर खुद से पढ़ लेना है कि आपके पास दो फंक्शन हैं एफ एंड जी, ठीक है, और उनकी डोमेन जो है वो सेम है, which is a, a subset of R, ठीक है। f and g are functions defined on A, तो आप उनका सम कैसे डिफाइन करेंगे, दोनों की अपनी अपनी इमेजेस का सम। f प्लस जी ऑफ एक्स क्या होगा जी, f x को किस रियल नंबर में मैप करता है प्लस g x को किस रियल नंबर में मैप करता है, ये दोनों का सम। तो डिफरेंस अगर लेते हैं f माइनस जी ऑफ एक्स, वो क्या होगा, इमेजेस जो हैं आपके पास इनका डिफरेंस। और प्रोडक्ट कंपोजिशन डिफरेंट चीज़ होती है, दिस इज प्रोडक्ट। f इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा जी, इसका मतलब ये होता है कि f ऑफ x की इमेज अंडर f मल्टीप्लाइड बाय x की इमेज अंडर g। तो ये तीन डेफिनेशंस हैं कि आपने f प्लस जी की डेफिनेशन कि वो किसी x के ऊपर किस तरह से काम करेगा। ठीक है, x जो है वो दोनों की कॉमन डोमेन है a, उसमें से है, f भी x को किसी जगह पे जाके मैप करेगा, g भी किसी जगह पे जाके मैप करेगा। तो जब आपने f प्लस जी लेना है तो दोनों इमेजेस को ऐड कर दें, f माइनस जी लेना है दोनों इमेजेस को सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है जी। और प्रोडक्ट निकालना है तो ये निकाल दें। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद स्केलर मल्टीपल है, फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, सारी इमेजेस जो हैं जैसे कि f ऑफ x लिखा हुआ है उनको उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, क्वोशंट भी है आपके पास, अगर दो फंक्शंस हैं आपके पास और नीचे वाला पूरी डोमेन पे ज़ीरो नहीं दे रहा तो, ठीक है, अगर कहीं ज़ीरो दे देता तो फिर तो मसला जो है वो ख़राब हो जाएगा। इफ़ एच ऑफ एक्स इज़ नॉन ज़ीरो फॉर एक्स फ्राम द डोमेन, पूरी डोमेन के ऊपर एच ऑफ एक्स अगर नॉन ज़ीरो है तो ये क्वोशंट ऑफ फंक्शन क्या होगा, एफ ओवर जी ऑफ एक्स। इसकी डेफिनेशन ये होगी कि इमेजेस का क्वोशंट हो जाएगा, एक्स को जिसके ऊपर एफ ने मैप किया था उसको डिवाइड कर दें उस इमेज के ऊपर जो एच ने एक्स की बनाई थी फॉर ऑल एक्स फ्राम। तो ये आपके पास एक डेफिनेशन सिंपल सी, इसको आप पढ़ सकते हैं। फिर लिमिट्स के रूल्स हैं कि अगर आपके पास एफ की किसी क्लस्टर पॉइंट सी के ऊपर लिमिट एल है और जी की उसी क्लस्टर पॉइंट सी के ऊपर एम है, तो जो सम वाला फंक्शन है उसकी क्या होगी, लिमिट्स का सम। डिफरेंस वाला जो फंक्शन है इसकी लिमिट क्या होगी एट क्लस्टर पॉइंट सी, अपनी अपनी लिमिट्स का डिफरेंस। प्रोडक्ट वाले का ये। और ऐसे स्केलर मल्टीपल का क्या होगा, जो फंक्शन की लिमिट जो भी होगी वो उस स्केलर से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इसको आपने पढ़ लेना है। अच्छा, फिर क्वेश्चन के लिए था, क्वेश्चन के लिए जाहिर है आपने लिमिट्स का क्वेश्चन बनाना तो उसमें उसको कंडीशन लगानी पड़ी, इसलिए उसने इनसे इसको अलग किया है कि ये जो नीचे वाला है इसकी लिमिट जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, एक तो आपके पास ये जो नीचे लगना है जैसे ऊपर भी लिखा हुआ था उसने कि एच इज़ नॉन ज़ीरो, यहाँ पे कहीं लिखा था ये। ठीक है, तो ऑफ कोर्स ये कंडीशन साथ ही है वरना आप क्वेश्चन ऑफ फंक्शन नहीं बनाएंगे। और दूसरा इसकी लिमिट भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो फिर आपके पास लिमिट व्हेन एक्स अप्रोचेस टू सी
क्वोशंट ऑफ दीज टू फंक्शंस एफ ओवर एक्स, वो क्या आएगी, ऊपर एफ वाले की लिमिट नीचे एच वाले की, कंडीशन ये है एच इज़ नॉन ज़ीरो और एच ऑफ एक्स इज़ नॉन ज़ीरो फॉर ऑल एक्स फ्रॉम द डोमेन। इसको आपने पढ़ लेना है, ठीक है, लिमिट्स के रूल्स हैं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, ठीक है। अब माशाल्लाह आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जनरलाइजेशन है, इसको भी देख लीजिएगा, रिमार्क, और फिर एग्जांपल 4.2.5 ये सारी आपने पढ़ लेनी है, ठीक है जी। ये इन्हीं जो आपके पास ऊपर रूल्स आपने पढ़े लिमिट्स के, क्वोशंट, प्रोडक्ट, सम, डिफरेंस, उनकी हेल्प से ये आपने एग्जांपल सारी पढ़ लेनी। एग्जांपल के ये जी तक पार्ट्स जो हैं इसको आप निकाल लेना, ठीक है जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।